Hello everyone, so today we will cover transfusion transmitted infections. Transfusion transmitted infections (TTIs) are infections resulting from the introduction of pathogen into a person through transfusion of blood or blood products like packed RBCs, platelets, fresh frozen plasma, etc. With implementation of several strict precautionary measures, the risk of TTIs has reduced considerably. The threat of infectious agents entering the blood supply is not static and may evolve as new pathogens emerge or as old ones change their epidemiological pattern. Sources of TTIs are organisms present in the donor's blood or contaminated blood या blood products, failure to maintain aseptic precautions या collection, storage और transfusion procedures. या तो वो ऑर्गेनिज्म डोनर के ब्लड में ही था और या फिर जब उसको आपने वो किया है ट्रांसफ्यूज़ किया है तो ब्लड जो है वो कंटेमिनेट हो गया ड्यू टू एसेप्टिक कलेक्शन एंड स्टोरेज अच्छे से नहीं किया, ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर अच्छे से नहीं किया. ऑर्गेनिज्म कॉजिंग TTI आर theoretically any organism circulating in the blood of the donor can pass to the recipient. However, since only apparently healthy individuals are accepted as a donors, chances of transmission by septicemic patient are very remote. Asymptomatic individuals with the organism in their blood are more important threat. Viruses. The viruses most frequent transmitted through the blood transfusion include hepatitis B, HIV and hepatitis C, जो blood-borne infections cause करते हैं. Bacterial contamination is more frequent in platelet concentrates than in red blood components. This is because the bacteria can survive and propagate under the storage conditions typically used for the platelets 20 to 24, but less so for RBC 1 to 6%. दूसरा है कि बैक्टीरियल कंटामिनेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है प्लेटलेट कंसनट्रेट्स के अंदर जिनको हम बोलते हैं PLTs देन इन रेड ब्लड कंपोनेंट्स, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव भी कर पाता है और मल्टीप्लाई भी कर पाता है. स्टोरेज कंडीशन जो यूज़ करते हैं प्लेटलेट्स वाली 20 to 24%, बट RBC में फिर भी थोड़ा कम करेगा क्योंकि उसमें 1 to 6% यूज़ किया जाता है. मोर कॉमनली कंटेमिनेशन अकर्स ड्यूरिंग ब्लड कलेक्शन, इम्प्रॉपर डिसइंफेक्शन ऑफ वेनिक पंक्चर साइट और ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ द ब्लड प्रोडक्ट्स लीकी सील्स. तो कंटेमिनेशन और कब हो सकता है जब हम ब्लड को कलेक्ट कर रहे हैं. मोर कॉमनली तो तभी होता है हमने प्रॉपर डिसइंफेक्शन नहीं किया और अच्छे से हैंडलिंग नहीं करी, उनकी सील्स जो हैं वो लीकी थी. प्रीडोमिनेंट बैक्टीरिया आइसोलेटेड आर यूजुअली कमेंसल्स ऑफ द स्किन और इंटेस्टाइन. प्रीडोमिनेंट बैक्टीरिया आइसोलेटेड जो होते हैं वो कमेंसल्स ही होते हैं वहीं के, जैसे स्किन और इंटेस्टाइन के. एज पर इंडियन गाइडलाइंस, रूटीन स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ ब्लड शुड बी डन ऑन 1% ऑफ द ब्लड यूनिट्स कलेक्टेड फॉर 4 पर मंथ विच एवर इज़ हाइयर. ठीक है, तो आपको जो जितनी भी ब्लड यूनिट्स कलेक्टेड आपने करी हैं उनका 1% या फिर 4 पर मंथ विच इज़ हाइयर, जो ज़्यादा हाइयर है 1% अगर ज़्यादा आ रहा है तो वो, या फिर 1 महीने के अंदर 4, तो उसका आपको रूटीन स्टेरिलिटी टेस्टिंग करनी है. ठीक है, फिर आते हैं स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस TTIs. तो ट्रांसफ्यूज़न ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को हम कम करने के लिए क्या करेंगे, डोनर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाएंगे. केयरफुल सिलेक्शन ऑफ डोनर शुड बी डन बेस्ड ऑन एडिक्वेट हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, एनकरेजिंग नॉन डोनर्स दैट इज़ फैमिली मेम्बर्स. तो आपको एक तो डोनर को बहुत केयरफुली सिलेक्ट करना है, उसकी पूरी हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए, उसका पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन आपको करना है और आपको नॉन डोनर को ज़्यादा इनकरेज करना है, यानी कि फैमिली मेम्बर से ही डोनर हो तो ज़्यादा बेटर है. Processing, handling and storage. Adequate donor skin disinfection and diverting initial 30 ml of blood can reduce the bacterial contamination effectively. तो फिर हम प्रोसेसिंग, हैंडलिंग और स्टोरेज पर ध्यान देंगे, डिसइंफेक्शन अच्छे से करेंगे और स्टार्टिंग 30 ml जो ब्लड है उसको डाइवर्ट कर देंगे. ठीक है, उसके बाद आता है अपने पास स्क्रीनिंग ऑफ द TTI. स्क्रीनिंग फॉर अदर TTIs वेरीज डिपेंडिंग ऑन द लोकल पॉलिसी गाइडलाइंस बेस्ड ऑन द लोकल प्रेवेलेंस डाटा. इन इंडिया स्क्रीनिंग इज डन फॉर HIV, HBV, HCV, सिफिलिस एंड मलेरिया. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. अपने पास वायरसेस हैं HIV, HBV, HCV, स्पायरोकीट्स, सिफिलिस एंड मलेरिया. इनके लिए स्क्रीनिंग करी जाती है. ठीक है, मलेरिया के लिए भी करी जाती है, याद रखना. ठीक है, ये तो आप बोल दोगे, HIV, HCV ये तो बोल ही दोगे, सिफिलिस और मलेरिया याद रखना. ठीक है, इनके लिए स्क्रीनिंग करने के बाद ब्लड डोनेट करते हैं. ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट दे शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़. नीड टू बी हाईली सेंसिटिव, डिटेक्ट अर्ली इन द फेज ऑफ इन्फेक्शन एंड रैपिड. सेंसिटिव होना चाहिए वो टेस्ट. ठीक है, डिटेक्ट अर्ली इन द फेज ऑफ द इन्फेक्शन एंड रैपिड.
There is a gradual shift from tests based on antigens or antibodies to highly sensitive tests based on nucleic acid amplification tests, which helps in detecting infections in window period, the period of early infectivity when the immunological test is non-reactive. तो अब हम एंटीबॉडी या एंटीजन के टेस्ट्स के उससे हम शिफ्ट कर चुके हैं टू द न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, जो कि विंडो पीरियड के अंदर भी हम डिटेक्ट कर पाते हैं, जिनके अंदर इन्फेक्शंस को विंडो पीरियड क्या होता है, द पीरियड ऑफ अर्ली इन्फेक्टिविटी, जहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं वो इतना रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है। तो इन्फेक्शन से लेके उसके सिम्टम्स आने तक का जो मतलब लैब में डायग्नोज होने तक का जो टाइम होता है विंडो पीरियड होता है। तो उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। देन स्टोरेज, ऑप्टिमम स्टोरेज कंडीशंस लाइक टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड। Pathogen inactivation, effective pathogen inactivation procedures without compromising the integrity of the blood and the blood products should be followed. तो पैथोजन अगर प्रेजेंट भी है तो उसको हम इनएक्टिवेट कर पाएँ और हम ब्लड की जो क्वालिटी है उसको भी अल्टर ना करें। देन क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी ऑडिट्स एंड असेसमेंट शुड बी कैरिड आउट टू इंश्योर द हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। उसके बाद आता है वायरस और कौन सा हम टेस्ट करते हैं और कितनी फ्रिक्वेंसी होती है। तो हेपेटाइटिस बी, सी एंड HIV, इनके लिए हम टेस्ट लगाते हैं। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन तो सबके अंदर लगाते हैं, बी के लिए सरफेस एंटीजन का और दोनों के लिए एंटीबॉडी का, ठीक है। और इनकी फ्रिक्वेंसी देख लो, सबसे जो ज़्यादा है वो है 2.5 लाख के अंदर एक बी की, देन थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम सी की, एंड देन और कम HIV की। अदर वायरसेस आर साइटोमेगालो, ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस, पार्वो वायरस B19, जिका वायरस एंड वेस्ट नील वायरस। फिर आता है बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, जो 1 लाख में से एक को मिलेगा, तो वो ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर के अंदर ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर करके हम टेस्ट करते हैं बैक्टीरियल कंटेमिनेशन को। ट्रेपोनेमा पैलिडियम सिफिलिस का टेस्ट हम एंटी ट्रेपोनिमल एंटीबॉडी TPHA एंड एलाइजा करके, और अगर ज़्यादा प्रेवलेंस हो तो VDRL और RPR जो जल्दी रिजल्ट दे देते हैं, ठीक है। तो VDRL एंड RPR। अदर आर लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस, बोरीलिया, ठीक है, रिकेटिसिया याद कर लो, और एनाप्लाज्मा तो इतने बड़ी नहीं, ठीक है। तो लेप्टोस्पायरा, बोरीलिया एंड रिकेटिसिया। देन फॉर प्लाज्मोडियम एंटीजन IC80 टेस्टिजन, और इसकी तो बहुत कम होती है, लेस देन 1 in 3 million प्लाज्मोडियम, यानी कि मलेरिया के लिए। ट्रेपेनोसोमा क्रूजी, बबेसिया, टोक्सोप्लाज्मा एंड लिशमीनिया डोनोवनी, इन सब के लिए हम कर सकते हैं। देन फॉर प्रेंस डिजीज़, जो अपने पास नाम क्या होता है प्रेंस डिजीज़ का, वेरिएंट क्रुट्सवेल्ट जैकॉब डिजीज़, ठीक है, इसके लिए भी हम कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस B, C और HIV के लिए तो नेट तो यूज़ हो गई। उसके अलावा फिर बैक्टीरियल के लिए ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर, ट्रेपोनेमा पैलिडियम के लिए उसकी एंटीबॉडी TPHA एंड एलाइजा, और अगर ज़्यादा प्रेवलेंस है उस एरिया के अंदर तो फिर VDRL एंड RPR, ठीक है। प्लाज्मोडियम के लिए एंटीजन करते हैं इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी, ठीक है। और उसके अलावा एक्स्ट्रा में याद कर लेना कुछ वायरसेस के अंदर ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक, साइटोमेगालो वायरस, जिका वायरस, पार्वो वायरस, B19। बैक्टीरिया के अंदर आपको याद हो जाएगा लेप्टोस्पायरा, सिफिलिस है ना, तो उसके साथ स्पायरा वाले लेप्टोस्पायरा, बोरीलिया, और रिकेटिसिया छोटे छोटे सारे। और पैरासाइट्स के अंदर बबेसिया, अगर मलेरिया है तो बबेसिया भी होगा, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी और टोक्सोप्लाज्मा और लिशमीनिया। प्रेंस डिजीज़ आपको बताइए, जैकब डिजीज़, ठीक है। थैंक यू।